नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 11वीं वीडियो। जी, आज प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की 11वीं वीडियो। आज की वीडियो में हमेशा की तरह मैंने ग्रामर के हर एस्पेक्ट को, हर पार्ट को टच करने की कोशिश की है। अतः आज की वीडियो वर्ग 10 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, वर्ग 12 के बच्चों के लिए भी उपयोगी है, या उन सारे बच्चों के लिए उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। बच्चों, सवाल है द आईज ऑफ एन एलिफेंट खाली स्थान स्मॉल, यानी हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं। आपको बताना है इज भरें, एम भरें, आर भरें या वाज भरें। बच्चों गौर कीजिएगा, आपके स्कूल टीचर आपको पढ़ाए होंगे कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहला नाउन क्या होता है, वाक्य का रियल सब्जेक्ट होता है और उसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, ये आईज क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑफ क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एन एलिफेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। तो पहला नाउन सब्जेक्ट होता है, तो पहला नाउन क्या है, आईज है, और आईज क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमारी क्रिया प्लूरल हो जाएगी। द आईज ऑफ एन एलिफेंट आर स्मॉल, हाथी की आंखें छोटी छोटी होती हैं। मैंने देखा है कि बच्चे यहाँ पे एलिफेंट देख करके सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हाथी की बात नहीं हो रही है, हाथी की आंखों की बात हो रही है, और आंखें यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, अतः प्लूरल क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। अतः हम यहाँ पे एक का सी करेंगे। क्वेश्चन सेकंड कहता है बच्चों कि दिस विमेन वेरी वेल, ये औरतें जो है ना बहुत बढ़िया नाचती हैं। तो डांस करें, डांसेस करें, डांसिंग करें या नॉन करें। बच्चों विमेन जो है ना देखने में सिंगुलर है लेकिन है वो प्लूरल। जी, देखने में सिंगुलर है लेकिन है वो प्लूरल। तो नियम कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो क्रिया सिंगुलर, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो क्रिया प्लूरल। तो विमेन प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, अर्थात डांस क्या है, प्लूरल है, अतः 2 का ए होगा। नंबर 3 कहता है एज ही इज इल, चूंकि वह बीमार हैं। एज ही इज इल, चूंकि वह बीमार हैं, ही इज एब्सेंट, इसलिए वह अनुपस्थित है। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में मेन क्लॉज कौन है। बच्चों क्लॉज, मेन क्लॉज वह क्लॉज होता है जिसका अपना अर्थ होता है। जी, जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, वह अपने अर्थ की पूर्णता के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो यहाँ पे एज ही इज इल, चूंकि वह बीमार है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि चूंकि वह बीमार है तो आप मेरी तरफ देखेंगे कि सर कुछ और कहें ताकि वाक्य पूरा हो जाए। इसका मतलब हुआ कि यह पूर्ण अर्थ नहीं रखता। तो जब पूर्ण अर्थ नहीं रखता है तो यह मेन क्लॉज नहीं हुआ। तो फिर मेन क्लॉज क्या हुआ, ही इज एब्सेंट। क्या हुआ, ही इज एब्सेंट जो है ना मेन क्लॉज हुआ, अतः 3 का बी होगा। एज ही इज इल, ही इज एब्सेंट, चूंकि वह बीमार है इसलिए अनुपस्थित है। तो ही इज एब्सेंट मतलब वो अनुपस्थित है, यह पूर्ण अर्थ रखता है, इसलिए यह मेन क्लॉज है। तो 3 का बी होगा। नंबर 4 कहता है कि हार्डली हैड आई स्टार्टेड, यानी अभी मैंने शुरू भी नहीं किया था चलना, व्हेन इट बिगिन टू रेन, कि वर्षा शुरू हो गई। इसमें बताना है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। क्लॉज 2 होते हैं, एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो बच्चों हार्डली से शुरू होने वाला क्लॉज होता है मेन क्लॉज, और व्हेन से शुरू होने वाला क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अतः 4 का बी सही होगा। व्हेन इट बिगन टू रेन क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और हार्डली हैड आई स्टार्टेड क्या है, मेन क्लॉज है, अतः 4 का बी होगा। 5 कहता है सी हैज ए स्कूटर, उनके पास एक स्कूटर है। सी खाली स्थान, गो ऑन फुट नाउ, अब उनको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों बताइए नीड्स नॉट करें कि नो नीड करें कि नीड नॉट करें या नॉन करें। बच्चों नो नीड होगा नहीं और नीड्स नॉट होता नहीं है, अतः यहाँ पे सी होगा। सी हैज ए स्कूटर, सी नीड नॉट गो ऑन फुट नाउ, उनके पास स्कूटर है, अब उनको पैदल चलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड नॉट हो जाएगा। नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि आई एम थीन, मैं क्या हूं, पतला हूं। क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग का नियम है कि अगर सेंटेंस बच्चों
पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो चूंकि यह पॉजिटिव है इसलिए हमारा क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, तो ये दोनों निगेटिव नहीं, इसको हटा दीजिए। तो निगेटिव करेंगे तो एम है तो क्या हो जाएगा एमंट, और फिर क्या करेंगे आई, तो आई के साथ एमंट होगा नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे आरंट, क्या करेंगे आरंट। देख करके चौंकिएगा नहीं बच्चों, आरंट आई सही है, आई एम थिन आरंट आई, एमंट आई नहीं होता, आरंट आई होता है, इसलिए 6 का ए होगा। 7 देखिए, 7 कहते हैं माई ग्रैंडपा कांट रीड, मेरे दादाजी पढ़ नहीं सकते विदाउट, यानी चश्मे के बिना मेरे दादाजी पढ़ नहीं सकते। तो चश्मे की अंग्रेजी ये बिल्कुल नहीं होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है, इन दोनों पे गौर कीजिए, ग्लास और ये ग्लासेस। बच्चों चश्मे की अंग्रेजी ग्लासेज होती है, और ग्लास का मतलब क्या होता है शीशा, इस ग्लास का मतलब शीशा, और ग्लासेस का मतलब क्या हो गया चश्मा, ये हमेशा क्या होता है प्लुरल होता है। तो 7 का बी होगा, माई ग्रैंडपा कांट रीड विदाउट ग्लासेज, ग्लास नहीं, ग्लास का मतलब पीने वाला गिलास या शीशा हो जाएगा, लेकिन पढ़ने के लिए क्या चाहिए चश्मा चाहिए, अतः ग्लासेज सही होगा। नंबर 8 कहता है कि यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, आपने अपना गृह कार्य अभी तक नहीं किया है जी। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस में वाक्य के स्पेशली अंत में हम येट का प्रयोग करते हैं, किसका येट का, और इसका मतलब होता है अभी तक, क्या होता है अभी तक। तो यू हैव नॉट डन योर होमवर्क येट, आपने अभी तक अपना गृह कार्य नहीं किया है। बच्चों 9, 10 और 11 देखिए, तीनों प्रेपोजिशन का मामला है और तीनों वाक्य मिलते जुलते हैं। मैंगोज आर फॉलिंग, आम क्या हो रहे हैं गिर रहे हैं, कहाँ से गिर रहे हैं पेड़ से। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है ना, जुदाई का भाव व्यक्त हो, तो प्रेपोजिशन के रूप में फ्रॉम आता है। तो पेड़ से आम क्या हो रहे हैं गिर रहे हैं, मतलब आम पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो अलगाव दिखाने के लिए प्रेपोजिशन के रूप में फ्रॉम होता है, इसलिए 9 का डी होगा। लेकिन देखिए 10, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड खालिस्तान इंग्लिश लास्ट ईयर, बहुत सारे बच्चे पिछले साल अंग्रेजी में फेल हो गए। तो अगर किसी आप विषय में फेल होते हो ना, तो इस फेल के बाद क्या करेंगे इन करेंगे, अतः 10 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन इस फेल को देखिए, इस फेल का मतलब गिरना होता है। बेबी शिशु जो है ना, बच्चा जो है ना, वो कुएं में क्या हो गया गिर गया। तो बच्चों यहाँ पे बेबी में क्या है मोशन है, और वो बाहर से भीतर की ओर गया। तो जब सब्जेक्ट में मोशन हो और वो बाहर से अंदर की ओर जाए ना, तो मे की अंग्रेजी क्या होती है इनटू होती है, अतः 11 का बी होगा। 12 कह रहा है इम्फेटिक बनाना है बच्चों कि ही स्टोल हर पर्स, उसने उनकी पर्स क्या कर ली चुरा ली। तो इम्फेटिक ये होता है कि उसने ही उनकी पर्स क्या की चुराई। तो मामला स्टोल V2 का है, सिंपल पास्ट का है। तो सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य को इम्फेटिक में बदलने के लिए हम क्या लाते हैं डिड, और डिड के बाद वर्ब वन। तो ढूंढिए कहाँ है डिड, और डिड के बाद वर्ब वन, ये रहा। ही डिड स्टील हर पर्स, उसने ही उनकी पर्स चुराई थी। तो मामला सिंपल पास्ट का है, तो सिंपल पास्ट का इम्फेटिक करने के लिए डिड प्लस वर्ब वन चाहिए, अतः हमारा डी सही होगा। 13 कह रहा है सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि ही खालिस्तान विन द रेस, वह दौड़ जीत जाएगा। तो सामान्यतः ही के साथ क्या लगता है बच्चों विल लगता है। लेकिन देखिए बच्चों, जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होगी। तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड हो जाएगा। 13 का सी सही होगा। बच्चों 14 कहता है लुक फॉर मीन्स, आपको बताना है कि लुक फॉर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों लुक फॉर मीन्स बताइए क्या होता है। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, तो वेट का मतलब होता है ढूंढना, ब्रिंग मीन्स होता नहीं है, स्टॉप मीन्स होता नहीं है, सर्च का मतलब होता है ढूंढना। अतः लुक फॉर जो फ्रेजल वर्ब है ना, इसका असली अर्थ क्या हुआ डी, अर्थात सर्च, अर्थात ढूंढना या खोजना। ये बच्चों सही स्पेलिंग बताइए। ये प्रोफेसर हमने लिखा है, 3 जगह गलत है, 1 जगह सही है। तो बच्चों प्रोफेसर की स्पेलिंग होती है PROFESSOR। तो ये कहाँ है बच्चों, ये रहा, प्रोफेसर साहब ये रहे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, PROFESSOR, 15 का डी सही होगा प्रोफेसर। बच्चों 16 कहता है कि द कॉज ऑफ बोथ द एक्सीडेंट्स, यानी दोनों एक्सीडेंट्स का कारण एक ही था। तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स दे करके बच्चे वेयर का प्रयोग कर दें। जी आप ऐसा नहीं करें, यहाँ पे आप एक्सीडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप एक्सीडेंट के कारण की बात कर रहे हैं, और ये क्या है सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, अर्थात यहाँ पे
वाज होगा। आप एक्सीडेंट्स देख करके वेयर ना करेंगे, आप कॉज सब्जेक्ट को पहचानिए। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन का मामला है, तो पहला नाउन कॉज है तो यही रियल सब्जेक्ट है और उसी के हिसाब से क्रिया सिंगुलर होगी। 17 कहता है खाली स्थान यू डाई सून, आप जल्दी से मर जाओ, ये साप दे रहे हो। और साप देने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा में से होती है जी। शाप देने के लिए, अभिशाप देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मन की इच्छा और कामना प्रकट करने के लिए ऑप्टेटिव होता है और ऑप्टेटिव की शुरुआत हमेशा में से होती है, अतः 17 का ए होगा। 18 कहता है व्हाइल रामू वाज डांसिंग, जब रामू क्या कर रहा था, नाच रहा था। हिज ब्रदर ए बुक, तब उसका भाई किताब पढ़ रहा था। देखिए बच्चों, नियम कहता है कि जब भूतकाल में एक ही समय एट द सेम टाइम दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दो कार्य हो रहे हैं, तो दोनों कार्यों के लिए हम पास्ट प्रोग्रेसिव लाते हैं। तो एक ही समय में रामू भी नाच रहा है, उसका भाई भी किताब पढ़ रहा है, तो भूत के दो मामले हैं, दोनों एक ही समय में घट रहे हैं, घटनाएं दोनों एक ही समय में घट रही हैं, तो दोनों के लिए पास्ट प्रोग्रेसिव। तो पास्ट प्रोग्रेसिव ये हो जाएगा वॉज रीडिंग। व्हाइल रामू वाज डांसिंग हिज ब्रदर वाज रीडिंग अ बुक, जब रामू नाच रहा था तब उसका भाई किताब पढ़ रहा था। 18 का ए होगा। 19 कह रहा है बच्चों कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो किसी भी मामले के उज्जवल पार्ट को देखता है ना, ब्राइट साइड को देखता है, उसे आशावादी कहेंगे या निराशावादी कहेंगे? बताइए बच्चों। उसे आशावादी कहते हैं और उसकी अंग्रेजी होती है ऑप्टिमिस्ट, और यह होता है पेसिमिस्ट, मतलब निराशावादी। तो यहाँ पे लिखा है कि वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, उसको हम आशावादी कहेंगे। 20 गौर कीजिए, 20 कह रहा है कि द खाली स्थान आर ग्रेजिंग देयर, यानी वहाँ पे चर रहे हैं ना, कैटल मवेशी जो हैं वहाँ पे चर रहे हैं। तो ये आर देख करके बहुत सारे बच्चे कैटल्स कर देते हैं, आप नहीं करें, क्योंकि कैटल्स नाम का अंग्रेजी में कोई वर्ड नहीं। जो कैटल देख रहे हैं ना, यहीं देखने में सिंगुलर है लेकिन है ये प्लूरल, इसलिए कैटल लिखेंगे, कैटल्स नहीं लिखेंगे। 20 का ए होगा। बच्चों 21 जो है ना, ये कंबाइन करना है, वाक्यों को जोड़ना है। ये कह रहा है इट वाज मिड डे, यानी दोपहर का समय था। द सन डिडंट राइज, सूरज नहीं उगे। तो इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, जोड़ करके एक बनाना है। तो बच्चों द सन डिडंट राइज बाय मिड डे, सूर्य दोपहर तक नहीं उगे थे, यही सही लग रहा है। ये डजंट है, चूंकि ये पास्ट का मामला है और ये सिंपल में है, नहीं होगा। द सन वाज नॉट सीन, ये नहीं होगा। ये भी प्रेजेंट का मामला है, नहीं होगा। ये होगा द सन डिड नॉट राइज बाय मिड डे, दोपहर तक सूर्योदय नहीं हुआ था। 21 का ए होगा। 22 बच्चों वॉइस का मामला है, पैसिव वॉइस बताना है। कह रहा है ही डिड इट, उसने इसे किया, उसने इसे किया, तो यह सिंपल पास्ट का मामला है बच्चों। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ईट आपने लिख दिया। अब सिंपल पास्ट में ईट के बाद क्या करेंगे, वॉच करेंगे, फिर V3 लाएंगे, तो डिड का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। फिर क्या करें, बाई, तो इट वाज डन बाय हिम, देखिए तो कहाँ है, इट वाज, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इट वाज डन बाय हिम। 22 का सी होगा। 22 का क्या होगा, सी होगा। बच्चों 23 कहता है कि विल यू गो टू खालिस्तान सिनेमा टुडे, क्या आज आप सिनेमा जाओगे? बच्चों जब भी सिनेमा दिखे ना, थिएटर दिखे, सर्कस दिखे, द का प्रयोग कीजिए जी। जब भी आपको सिनेमा दिखे, थिएटर दिखे, है ना, तो आप क्या करेंगे, सर्कस दिखे, द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे द कर दिया। विल यू गो टू द सिनेमा टुडे, क्या आज आप सिनेमा जाएंगे? और 24 समझिए बच्चों, 24 कह रहा है गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज हु, हेल्प करें, हेल्प्स करें, हेल्प्ड करें या हेल्पिंग करें। तो बच्चों ये हु जो है ना, ये रिलेटिव वर्ड है। तो जब मामला रिलेटिव वर्ड का होता है ना, तब उसके एंटीसीडेंट को देखते हैं, यानी उसके पूर्व वाले शब्द को देखते हैं। तो हु के पहले क्या आया, दोज आया, तो दोज क्या है, प्लूरल है। दोज क्या है, प्लूरल है। अतः जब एंटीसीडेंट प्लूरल है तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी, इसलिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, हेल्प भरेंगे। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं।
और अंतिम कह रहा है 25, आई लाइक खालिस एंड कॉफ़ी सी मेक्स, मुझे वह कॉफ़ी पसंद है जो वह बनाती हैं। तो बच्चों कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले सामान्यतः बच्चे क्रॉस कर देते हैं। आप यहाँ पे नहीं करें, क्यों? क्योंकि मैं उस कॉफ़ी को पसंद करता हूँ जो वह बनाती हैं, अतः यह पर्टिकुलर कॉफ़ी हो गया। और जब पर्टिकुलर सेंस हो ना, तो नाउन काउंट हो या अनकाउंट, सिंगुलर हो या प्लुरल, प्रॉपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। अतः 25 का सी हो जाएगा। आई लाइक द कॉफ़ी सी मेक्स, यानी मुझे वह कॉफ़ी पसंद है जो वह बनाती हैं। सेंस पर्टिकुलर हो गया, विशेष अर्थ हो गया। तो विशेष अर्थ वाले नाउन के पहले, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, काउंट हो या अनकाउंट हो, इवन वो प्रॉपर ही क्यों ना हो, द का प्रयोग करेंगे। अतः 25 का सी द होगा। तो ये बच्चों आज की वीडियो के 25 वाक्य थे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आ रही हो या आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और जाने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप वर्ग 10 के विद्यार्थी हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने चैप्टर्स हैं ना, सबका एक्सप्लेनेशन हिंदी में हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है। अगर आप 12 के हैं तो 12 के भी सारे प्रोज पोएट्री के एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, सारे ऑब्जेक्टिव भी अवेलेबल हैं, सारी समरी भी अवेलेबल हैं। तो एक बार हमारे चैनल पे आइए और उन सब का लाभ उठाइए। तो आइए, इसी निवेदन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए जय हिंद।